soft and simple breath. You don't have to struggle with it. सहज और सरल श्वासें आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। कितना अजीब लगता है इसके बारे में सोचना, जिस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी सोचा नहीं था कि ये श्वासें कैसे हमारे जीवन का स्वरूप बदल देती हैं। सिर्फ तकलीफ में हमको समझ में आता था कि हमारी श्वासें, और जैसे जैसे हम इनका महत्व समझ रहे हैं, इनसे जुड़ना बहुत आवश्यक है। भोजन के बिना हम रह सकते हैं, जल के बिना भी हम रह सकते हैं, परंतु श्वास हमारा जीवन आधार है। धीमी गति से आती हुई श्वास ढेर सारी ऊर्जा हमारे शरीर में लेकर आती है। हमारे जीवन की सारी नकारात्मकता जाती हुई श्वासों के साथ हमारे शरीर से विलग हो जाती है। अपने गुरु का स्थान यदि हम अपनी श्वासों को दें, तो हमारा जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। सभी विचारों को रोक दें। नो थॉट्स एवर, जस्ट फ्लो विद द ब्रेथ। सागर की लहरों से कंपेयर करिए, देखिए हर लहर की अपनी महत्ता होती है। सागर के तट पर टूटती है फिर नहीं उठती है, ऐसे ही हमारी श्वासें हैं।
Feel the relaxation in your physical body. Mentally also you are feeling relaxed. Another 2 minutes. यही एक प्रक्रिया है ध्यान, जो हमको हमसे मिलाने की सही प्रक्रिया है। यही मार्ग है जिसके द्वारा हम अंदर तक पहुंचेंगे। जितना हम ध्यान करेंगे उतना हमारा शारीरिक और मानसिक उत्थान होगा, क्योंकि हमारा शरीर भी और मन भी दोनों ही रिलैक्स कर रहे होते हैं जब हम ध्यान करते हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा हम अपने अंतःकरण तक पहुंच सकें। इतना सरल है आनापानासती मेडिटेशन, जिसके लिए ना हमें जंगलों में जाना है, ना हिमालय पे जाके तपस्या करनी है। केवल अपने लिए एक छोटा सा स्थान निश्चित करना है, एक समय निश्चित करना है, और आंखें बंद करके अपनी श्वासों को देखना है। जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हर चीज का हम ध्यान रखते हैं कि हमको ये करना है, उसी प्रकार से इसके लिए भी समय सुनिश्चित कर लें। शुरू में 15-20 मिनट तक करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं, और फिर उसका आनंद देखिए कैसा आता है। Another 30 seconds. जब आप ध्यान ध्यान से करेंगे तो कितनी बार आपको कोई सुगंध अपने आसपास महसूस होगी। वो हमें ज्ञात करवाती है कि हमारे आसपास हमारे मास्टर्स, हमारे गुरु, हमारे ईश्वर हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको रंग दिखेंगे, सातों रंग, इंद्रधनुषी रंग आपको दिखेंगे। बहुत ही सुंदर अनुभव होते हैं, लेकिन अनुभवों के पीछे भागना नहीं है। जो दिख जाए बस दिख जाता है, उसको देखें और आनंदित हो बस। Slowly come back to your body consciousness. अपनी चेतना में वापस आए, शरीर में वापस आए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों हथेलियों को रगड़ें, रब योर palms and clap your eyes। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और एक मुस्कुराहट के साथ प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं। सो
कैसा रहा? गुड? एंजॉयड? किसने किसने करा ध्यान से ध्यान? सबने करा? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। दैट्स ग्रेट। अब मैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे रही हूँ। हाँ, सो दैट वाज ब्यूटीफुल एंड वी ऑल एंजॉयड करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। हम लोग परसों सैटरडे को जो हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे वो किसी वजह से रह गए थे, तो आज हम लोग वहीं से थोड़ा सा उसको कवर अप करके तब आगे बढ़ेंगे। एक चीज उसमें जिन हम बता रहे थे कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने 2 बार उन्होंने सुदर्शन चक्र को उठाया था। जो दूसरा वाला वर्णन हमने किया था वो इसमें गीता में से नहीं है, वो अष्टावक्र गीता में से है। पहला उन्होंने तब उठाया था जिस समय कृष्ण ने उठाया था। एक, हाँ, कृष्ण ने इसकी तरह से अंजू म्यूट कर दूं। कहाँ से आवाज आ रही है? ये मिक्सी चल रही है भाई। हाँ। तो उन्होंने, कृष्ण ने उस समय उठाया था जिस समय जयद्रथ ने जो प्रतिज्ञा करी थी ना कि आज हम अर्जुन को समाप्त कर देंगे। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी हम जयद्रथ को समाप्त कर देंगे। तो जयद्रथ तो जो थे वो सारे दिन छिपे रहे थे, वो सामने नहीं आए थे। तो जब सूरज डूबने लगा तो उस समय उनको ये लगा कि अब तो चिता जला दी गई थी, कि अब तो अर्जुन समाप्त हो रहे, तो जयद्रथ निकल आए थे। उस समय कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उठाया था अर्जुन की जान बचाने के लिए। हम लोग राइट एंड रॉन्ग की बात कर रहे थे कि क्या इसमें किसके लिए राइट है, किसके लिए रॉन्ग हो सकता है। एक वहां पे उन्होंने उठाया था, और दूसरा जिस समय भीष्म पितामह ने रौद्र रूप धारण किया था उस समय क्या हुआ था कि भीष्म पितामह चाहते तो ये बहुत शुरू में ही कर सकते थे कि विध्वंस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 18 दिन का समय इसलिए रखा था कि जिससे धीरे 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 लोगों के अंदर अगर ये समझ आ जाए कि ना युद्ध करना पड़े या दुर्योधन मान जाए, जो भी था। लेकिन साथ में उनको ये भी पता था कि अगर ये परिस्थिति आएगी तो कृष्ण ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे कि जिससे अर्जुन बच जाएगा, क्योंकि वो अर्जुन को कभी भी नहीं मारना चाहते थे। तो वही हुआ जैसा वो चाहते थे। उनको ध्यान में थी ये बात कि अगर हमने इस समय हमने रौद्र रूप धारण किया भी है तो भी कृष्ण जो है वो इनको बचा लेंगे अर्जुन को। तो ये 2 कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने उठाया था। और इसमें राइट एंड रॉन्ग इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि उस परिस्थिति में वही चीज सही थी उनके लिए। उन्होंने कहीं पे शस्त्र चलाया नहीं था, केवल सुदर्शन चक्र को धारण किया था। तो हर परिस्थिति में हर एक के लिए अपना सही और गलत होता है, इसलिए हम जजमेंटल नहीं हो सकते हैं कि अगर हमने इस समय कोई काम करा है तो वो हमारी नजर में सही है और आपको नहीं अच्छा लग सकता, लगता है आपने ऐसा क्यों करा। तो यहाँ पे हमें जजमेंटल नहीं होना। इंट्रोस्पेक्शन में सबसे बड़ी चीज यही सिखाई जाती है कि आप दूसरे को करने दें, उसको स्पेस दें। आजकल नया शब्द चला ना, बच्चे क्या कहते हैं, स्पेस दीजिए। हमारे टाइम पे ये वर्ड नहीं होता था। हमारे हमसे बड़े जो कह देते थे उसको हम लोग मान के उसी प्रकार से चलते थे। तो जैसे जैसे चीजें बदलती जाती हैं उसमें ये फर्क पड़ता रहता है। अंजू अभी थोड़ी देर म्यूट रहने तो, तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है। मैं जब जरूरत होगी बोलूंगी तब अनम्यूट करना, अभी रहने तो ऐसे ही। दूसरे क्या होता है कि देखिए, जब हम किसी भी क्लास में हमारा एडमिशन होता है, सपोज हमारा नर्सरी क्लास में एडमिशन हुआ, तो हम कितना समय पढ़ेंगे? 1 साल तो हम पूरा पढ़ेंगे ना। 1 साल से पहले तो हमें कोई नर्सरी से प्रमोट करेगा नहीं। या इसी तरह से हम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो हमें पूरा 1 साल वहां पे लगाना पड़ता है। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, उनको लगता है क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। कुछ बच्चों का क्या होता है, वो नहीं उसके साथ चल पाते हैं। तो उनको हमें हम अब टीचर का वहां पे क्या काम आ जाता है कि वो उनको सबको लेके उसे चलना है, चाहे वो बच्चा तेज हो चाहे वो धीरे चल रहा हो। तो उनका काम ये है कि वो सबको समेट के चले। एक गडरिया था, एक आप छोटी सी कहानी सुनिए। रोज जाता था वो अपनी भेड़ें चलाने चराने के लिए। तो कई बार आने में उसको बहुत देर हो जाती थी। उसके माता पिता पूछते थे कि इतनी देर तुमको क्यों हो गई आने के लिए, भाई ऐसा क्या तुम वहां पे करते रहते हो, खाली भेड़ों को समय से लेकर के वापस आ जाओ। कहने लगे क्या करें, उसमें 1-2 भेड़ें ऐसी जो चलना ही नहीं चाहती, वो अटकी रहती है।
जितनी भी कोशिश करो वो वहीं अटकी रहती हैं। तो उनको कैसे मैं छोड़ कर के आ जाऊँ आप बताइए? कुछ तो भागती हैं, कुछ पीछे रह जाती, तो मुझे बीच में खड़े होकर के सबको हाँकना पड़ता है। तो इसलिए मुझे देर हो जाती है। आप ये ना समझें कि मैं वहाँ पे कोई गुल्ली-डंडा खेल रहा हूँ या मैं कुछ बदमाशी कर रहा हूँ। तो माता-पिता को समझ में आया कि हाँ भाई, ये तो इसकी बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है कि ये कुछ कर ही नहीं सकता, इसको लेकर के सबको ही आना है। अगर एक भी भेड़ छूट गई तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसी तरह से हम जब कोई भी नई चीज़ को हम सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमको नयापन शुरू-शुरू में 1-2 दिन तो लगता है, बाद में हमको ये लगने लगता है, अच्छा ये चीज़ तो ऐसे सिम्प्लीफाई होनी चाहिए, ऐसे है। लेकिन जब तक आप पूरी चीज़ को, पूरी किताब को नहीं पढ़े, शुरू में हम लोग जज करते हैं ना, जैसे मुझे बहुत सी नॉवल पढ़ने का शौक होता है, कई नॉवल आती हैं, 8-10 पन्ने पढ़ते हैं, उसके बाद लगता है कि अब पता नहीं इसका अंत क्या होगा, तो क्या करते हैं, पहले अंत पढ़ लेते हैं। वो भी गलत है, क्योंकि अगर हमने अंत जान लिया तो वो भी गलत है। और अगर हमें शुरू में ही नहीं समझ में आया तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। 15-20 पन्ने पढ़े, नहीं समझ में आई तो छोड़ दी। लेकिन अगर वो चीज़ इंटरेस्टिंग हमें लग रही है, फिर हम क्या करेंगे, पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे। असल ज्ञान हमको उस लेखक से हमारा तादात्म्य तभी होगा जब हम उस पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत आवश्यक है, किसी भी चीज़ में हम जल्दबाज़ी नहीं कर सकते। अब मनु, तुम्हारा जो उस दिन का प्रश्न था, मैं उसका आज तुम्हें फिर से जवाब दूँगी। जैसे तुमने बताया था कि तुमने बहुत से बच्चों को बताया, उसमें से 5 बच्चे मान गए। उस दिन भी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, इसमें क्या होता है कि हमको कई बार ईगो आ जाता है। ईगो एक ऐसा ईगो का मतलब ये नहीं कि हमको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया, अहंकार। ईगो बहुत वास्ट वर्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमको एक अटैचमेंट हो जाता है उससे। हमें आसक्ति होने लगती है कि देखो, हम इस कार्य को कर सकते हैं। धीरे-धीरे ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी हमको क्या सिखाती है कि कार्य तो आप सारे करिए, जो आपको सही लग रहा है, आपके हिसाब से सही है, आप सब काम को करिए, लेकिन उससे आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या होते हैं, हम छोटा-सा कोई भी काम करते हैं, तो उससे हम तुरंत अटैच हो जाते हैं। जब हम अटैच होते हैं, तो हमारे अंदर ईगो आने लगती है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि घमंड, यहाँ पर हम उस शब्द को नहीं ले रहे कि हमें घमंड हो गया कि हमने ये काम किया, लेकिन हमारी आसक्ति हो जाती है। हम अच्छा खाना जिस दिन बनाते हैं, उस दिन हमारी क्या होती है इच्छा कि सब लोग हमारी तारीफ करें। अगर तारीफ नहीं हुई तो हमको इमीडिएटली हमको बुरा लगने लगता है कि, तो ये दोनों चीज़ों से हमको थोड़ा-सा अपने को बचा के चलें, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है, यानी अगर हमने एडमिशन क्लास में, मान लो हमने 10th क्लास में नहीं लिया है, तो हमें 10th का कोर्स ही नहीं पता, तो हमें कोई परेशानी ही नहीं है। हम बिल्कुल फ्री होके जैसा हम घूम रहे हैं, या हमने कोई स्पेशलाइज़ेशन के लिए कोई चीज़ लिया। एक हमने तो सबसे पहला स्पेशलाइज़ेशन जो किया था, वो हमने फ्रूट प्रिज़र्वेशन का किया था। तो घर में बहुत फल रहते थे, तो तरह-तरह की जैम, जेली और मुरब्बा ये सब बनाते थे। तो उसमें क्या था कि अगर पूर्ण ज्ञान ना होता तो हम उसको कैसे बना सकते थे? हमको उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना पड़ा ना, तो इस फिर लेकिन उससे आसक्ति फिर नहीं होनी चाहिए। आसक्ति का एक उदाहरण मैं अपना आपको और दूँगी, जब हम सबको पता है हम स्कूल चलाते थे। हमने 10 साल पूरा अपना स्कूल चलाया, जिस दिन हमारा ये एक स्थिति आ गई कि हमको छोड़ना पड़ा, हमने उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। मतलब आज तक भी मुझे उसका दुःख नहीं है कि मैंने उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, मैंने जिसके हाथ में सौंपा, सौंप दिया। उस समय मुझे ज्ञान नहीं था आसक्ति का, लेकिन अब समझ में आया कि अगर मैं उससे अटैच रहती तो मैं उसके लिए रोती, मेरा स्कूल छूट गया, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, लेकिन वहाँ पर मुझे नहीं हुआ। तो आज मुझे उस बात की बहुत खुशी है जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं कि देखो वो समय कितना अच्छा मेरे लिए था कि मैंने पलट के उसकी तरफ कभी नहीं देखा। तो जीवन में यदि हमें आगे बढ़ना है, तो हमको इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है, और इसी प्रकार हमारे जीवन का सबक होता है कि जब हम अपने शरीर को बदलते हैं, जिस समय मृत्यु के बाद हम नया शरीर धारण करते हैं, तो जो कोर्स जितना हम पढ़ चुके होते हैं, उस चीज़ को हम दोबारा से नहीं पढ़ना चाहते। हम लोग अभी कई बार लोगों से कोशिश करते हैं ना कि इस चीज़ को सुन लीजिए, हमारी हमारी बात को समझने की कोशिश करिए, बहुत कहते हैं। तो लोग क्यों नहीं समझते? क्योंकि वो पाठ वो पहले पढ़ चुके हैं, तो हम उनको ज़बरदस्ती उस चीज़ को नहीं बता सकते। राइट। तो और जो फिजिकल लेवल पे एक हम आप लोगों को सबको टास्क दे रहे हैं जो सबको करना है, वो ये है कि जैसे हम लोगों ने उस दिन अपने शरीर के लिए बात करी थी कि हम अपने फिजिकल बॉडी के लिए क्या सोचते हैं, वैसे आप किसी एक और का एक्सपीरियंस लीजिए
किसी और से आप बात करिए कि वो अपने शरीर, क्योंकि वो उसको इसका बेस नहीं पता है कि हमने क्यों पूछा है ना, उसको बेसिक ज्ञान नहीं है। तो अब जब आप एक नए व्यक्ति से पूछेंगे तो वो जो भी बताता है उसको आप लिख लीजिए, फिर मुझे चाहे ऑडियो मैसेज कर दीजिए ग्रुप पे, चाहे आप उसका एक्सपीरियंस मुझे 2 लाइन में लिख के भेज दीजिए कि उस व्यक्ति ने क्या सोचा। यानी ये आज का टास्क है, इसको प्लीज नोट इट डाउन, ये करना ही है सबको, भूलना नहीं है, इस काम को सबको करना है। इससे क्या होगा कि आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि हम जिस तरह से सोच रहे हैं, दूसरा आदमी उसको किस तरीके से सोच रहा है। हर दूसरा व्यक्ति जो है लिखो लिखो, बैठना नहीं है, सब लोग लिखेंगे, बच्चे लोग सारे, सब बच्चे लिखते हैं। मतलब किसके बारे में? किसी से भी आप अपने बेटे से पूछ लो, आप किसी अपनी फ्रेंड से पूछ लो। क्या ये पूछना है कि आप अपने फिजिकल बॉडी के शरीर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका शरीर के बारे में आपका क्या विचार है, ये है प्रश्न, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको भी पता लगेगा कि आपके जो जवाब थे और उनके जवाबों में कितना अंतर आ रहा है। राइट? एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है? तो नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। एनीवन? कुछ नहीं है, कोई सवाल ही नहीं आज। वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। नहीं, मतलब हाँ उसकी बॉडी के बारे में पूछना है कि वो हाँ, मेरी बॉडी के नहीं बारे में तुम्हारी बताता है? नहीं, उससे हाँ। पूछो कि आप अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार है आपका, आपका शरीर है, इसके बारे में आपका क्या विचार है ना। वो बताएगा कि वो, फिर देखो वो क्या जवाब देता है। मैं उसमें शब्द नहीं आपको दूंगी, मुझे वो जवाब चाहिए कि उसकी सोच क्या है। और अपनी फिर बॉडी आप, के बारे हाँ तब आप खुद देखिएगा कि आपकी, और जो भी वो जवाब दे उसको नोट कर लो, चाहे एक ऑडियो मैसेज बना के ग्रुप में डाल दो, चाहे लिख के भेज दो, लेकिन ग्रुप पे जितने भी लोग हैं सबका मुझे जवाब चाहिए। तो इससे क्या होगा में। कि आपको क्लैरिटी होगी कि जो हम फिजिकल बॉडी की इतने दिन से बात कर रहे हैं, जो हमने क्या समझा है और जिसने नहीं सुना है उसकी क्या सोच है, इन दोनों में हमको अंतर समझ में आएगा। ठीक है ना। नहीं तो ऐसे क्या है कि हम अपने बारे में जब सोचते हैं तो हमको अंतर नहीं समझ में आता है। राइट? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने मेंटल सेल्फ के ऊपर। फिजिकल सेल्फ तो हमारा विजिबल था, हमको दिख रहा था कि हमारा फिजिकल बॉडी ऐसा है, हमारे ऑर्गन्स ऐसे हैं, हमारी आंख ऐसी है, हम ऐसे ड्रेसअप होते हैं, हम ऐसे खाते पीते, तो ये हमारी फिजिकलिटी थी और ये हमको सबको दिखाई पड़ रही थी। अब जब हम अपने मेंटल सेल्फ की तरफ आते हैं, मानसिक हमारी जो परिस्थितियां, उसके उसके बारे में हम क्या सोचेंगे। तो जब हम मन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या चीज आती है, हमारा ब्रेन। मन हम किससे कनेक्ट करते हैं? ब्रेन से। ब्रेन जो होता है ये एक फिजिकल ऑर्गन है हमारा, जैसे और अंग है वैसे ब्रेन भी हमारा है। तो अब क्या कहते हैं ना कि मन सोच रहा है, हमारा विचार हमारे चल रहे हैं, तो ये सारे विचार कहाँ चलते हैं? कोई तो केंद्र उसका होगा, क्योंकि पूरा हमारा सिस्टम तो ब्रेन ही गवर्न करता है, लेकिन चूंकि वो फिजिकल ऑर्गन है तो उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है कि किस हद तक उसके अंदर कोई चीज स्टोर हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे विचार होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं। अब वो थॉट्स हमको कहाँ से आते हैं ये देखना है हमको, कि हम जो भी विचारों को हर दिन उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने एक एक्सरसाइज, चलिए एक्सरसाइज करके ही आगे बढ़ते हैं। आंख बंद करिए फौरन, 8th क्लास में पहुंच जाइए अपने, और देखिए किसी से आपका झगड़ा हो रहा है क्लास में। आंख बंद करो, आंख बंद करो, 8th क्लास में पहुंच जाओ अपने। ये नहीं कहो, देखो उसको, महसूस करो कि वहां पर कोई ना कोई ऐसी घटना होती है, अच्छी भी हो सकती है, जो भी हुआ है 8th क्लास में पहुंचो, देखो। उसको अच्छे से फील करो।
ओके, कम बैक। चलो, एनफ, घूम के आ गए सारे लोग। चलो, हाँ भाई, अंजू चलो, अंजू खेतान अनम्यूट, अनम्यूट करो अपने को, अनम्यूट करो। इतनी देर से, इतनी देर से अनम्यूट करा हुआ था। लास्ट कॉर्नर, ये वाला, यहाँ हाँ पे बटन होता है। हाँ, बोलो। हाँ बस बोलो, बोलो, हो गया, हो गया, हो गया, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अच्छा। बोलो, हाँ बोलो। मैं उस समय जब 8th क्लास में थी, तो जब मैं पहुंची 8th क्लास में, हम्म, उस समय हमारे सेशन मतलब इवनिंग से मॉर्निंग हो गए थे। हम्म। तो मेरे साथ तो खैर बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उस समय, वो मैं बस वही मुझे याद आ रहा था और हाँ कुछ क्या, नहीं। हाँ, क्या ट्रेजेडी थी? मेरे फादर फादर की। एक्सपायर कर। ओके, तो तुमको तो इस समय कैसा मैं वो महसूस? बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद आया। अच्छा, अभी कैसा लगा उस चीज को याद करके? दुख हुआ? बहुत उस समय तो नहीं, वो चीज याद करने से अभी भी दुख होता है। अभी भी दुख हो रहा है ना? तो हमको यही अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है फादर को गुजरे बहुत समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया ना। और अभी भी, हाँ। और अभी भी हम्म। उसकी मेमोरी जो है वो तुम्हारे अंदर भरी हुई है, क्योंकि अभी उसको हमने निकाला हम्म। नहीं है। अभी हम क्या कोशिश करेंगे कि वो मेमोरीज हमको, अभी आंख दोबारा से बंद करो और उनको लव यू थैंक यू बोलो। 10 बार अपने फादर को लव यू थैंक यू बोलो। आंख बंद करो और उनको बोलो। फिर अभी तुमसे दोबारा हम पूछेंगे। आंख बंद करो और बिल्कुल उनको उनको सोच लो कि बहुत अच्छे से है, लव यू थैंक यू करो। चलो, हाँ रचिता, कम आउट। आज आई हो तो सुनाओ। हाँ, वो तो सुनाना पड़ेगा, जल्दी 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 एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, फास्ट। अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट। हाँ हाँ, हाँ। तो मेरे को तो याद आया कि हमारा गेम्स पीरियड है और हम खो खो खेल रहे थे, हम्म, और खो खो खेल रहे थे, और पीछे से एक स्टूडेंट, फेलो स्टूडेंट ने खो खो के लिए धक्का मारा, तो मैं गिर गई हम्म। और मेरे घुटनों में चोट लग गई। और फिर मैंने उसको वो झापा कि बस फिर मेरे को हंसी आ गई। कर लिया, ठीक से कर लिया। अब उसको भी लव यू थैंक यू बोल के उससे आज, आज कॉर्ड कटिंग यहीं पे करेंगे, खत्म करेंगे। लव यू थैंक यू करके खत्म। विद्या। 8th स्टैंडर्ड में मैं नया स्कूल ज्वाइन किया था। हाँ, मैं अकेली लड़की थी, वो सब नए लोग थे। मुझे तो डर लग रहा था, सभी लोग मुझे इस तरह देख रहे थे, जू में एक नया प्राणी आ गया है, इस तरह देख रहे थे, वो मैं डर गई थी तब। तो वो डर अभी, अरे अभी आवाज आ रही। हाँ, तो अभी वो डर है कि निकल गया है? अभी थोड़ा निकल गया है, बट आई अभी फेल्ट है। मुझे है, तो थोड़ा है। क्लास में जितने फेलो तुम्हारे जितने भी लड़के थे, बॉयज थे क्लास में, उनको सबको लव यू थैंक यू बोले। एंड फिनिश इट ऑफ टुडे। आज यहीं पे खत्म करेंगे इस किस्से को, कि दोबारा वो याद नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट किसी भी जो हम ये एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये चीज नहीं आनी चाहिए। विजय म्यूट योरसेल्फ। हाँ मनु, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट। मुझे ज्यादा तो कुछ याद नहीं आ रहा था 8th क्लास का, हाँ, पर ये याद था कि हम लोग के स्कूल के बगल में एक अमरूद का बगीचा था। हम्म, तो हम लोग रिसेस होती थी तो तोड़ने जाते थे। हम्म। सब 2 8 10 लड़कियां मिल करके जाया करते। वहां पे एक बुढ़े दादाजी रक्षक वो करते थे। बस वही याद है कि वो डंडा लेके हम लोग के पीछे दौड़ते थे, पर पकड़ कभी नहीं पाते थे और पकड़ हम नहीं लोग पाए। अमरूद लेके भगाते हाँ, थे तो तोड़ते। उनको उनको लव यू थैंक यू करेंगे, आंख बंद करके 10 बार बोलेंगे लव यू थैंक यू, जिससे आज दोबारा वो तुमको ना दिखे। हाँ। करोगे भी नहीं दिखेंगे। ये योजना। म्यूट करो मनु। हाँ, मेरे को एक किस्सा याद है कि मैं इस क्लास में जब थी तो शायद कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरा तो योजना थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, खूब हम दोनों का मेरे फ्रेंड्स के साथ में झगड़ा हुआ था। तो उन्होंने मुझे और मैंने उनको काफी उल्टा सीधा बोला था, जिसके लिए मुझे अभी तक भी मेरे मन में वो फीलिंग्स है कि मुझे उसको फॉरगिव करना है। और देखिए, आप कितने दिन से साइकिक सर्जरी और करुणा हीलिंग कर रही है, उसके बाद भी नहीं निकला है। नहीं निकला नहीं कुछ निकला, तो इसका सोच मतलब रहती है है। आज के सेशन में हम इसे फिनिश करेंगे। लव यू थैंक यू दिल से करेंगे कि नाउ दैट शुड बी फिनिश्ड। इसके बाद हमको नहीं वो चीजें याद आनी चाहिए। अलका,
कुछ भी ऐसा नहीं है, बट एक फनी इंसिडेंट था कि मेरी एक टीचर थी, बहुत मोटी थी, और हम लोगों का एक प्लान हुआ कि मतलब किसी प्रोग्राम के लिए बाहर बैठना था, तो कुर्सी बाहर रखनी थी। तो कुछ बड़ी कुर्सियां थी, फिर एक आध छोटी कुर्सियां हैं, तो मैं पकड़ाने लगी दूसरी लड़की को कि ये ले जा करके बाहर रखो, एंड बड़े जोर जोर से गए थे, इसमें उन मैडम को बैठाएंगे, इसमें उन मैडम को बैठाएंगे, और उसी टाइम में बगल से वो टीचर जा रही थी। सो इट वाज जस्ट फनी कि उन्होंने सुन लिया, बट अदरवाइज कोई ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जो था। लेकिन जो मोटी मैडम याद है, तो उनको आज लव यू थैंक यू करके उनको विदा करेंगे। यस पंकज। क्लास का झगड़ा हो रहा है, तो उसके बारे में एक्चुअली मेरा ज्यादा झगड़ा तो नहीं हुआ, बट एक आई थिंक अराउंड 8-9 की बात, कि एक हमारे क्लास का लड़का था, अतुल उसका नाम था। तो एक दिन वो बहुत मुझे चिढ़ा रहा था, तो आई वाज, मतलब नॉर्मली तो मैं कूल ही लेता था, कोई ऐसा रेसिप्रोकेट नहीं करता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि क्लास में वो कुछ ऐसा बोलते जा रहा था, तो काफी देर तक तो मैं सुनता रहा, और फिर मैं उठा अपनी चेयर से, क्लास लगने वाली थी, टीचर आने वाले थे, और मैं उठा और उसके पास जाके मैंने खींच के उसको एक झापड़ मारा, जो विच वाज मोस्ट अनलाइक मी, और उसी टाइम टीचर क्लास में एंटर कर रहे ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। and everything fell silent for a second, and then teacher resumed the class. And then और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। That was the most amazing part. किसी ने उस बात की चर्चा तक नहीं, ना टीचर ने, ना उस लड़के ने, ना किसी और ने, और यहाँ तक कि मैं भी भूल गया। लेकिन कुछ सालों बाद उसकी एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मतलब कमीशन होने के 1-2 साल के बाद ही। ओके। तब मुझे वो वाकया याद आया, एंड एट टाइम्स जब भी मैं उसकी याद करता हूँ तो मुझे वही वाकया याद आता है, एंड आई फील सॉरी कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो अभी आप इसमें बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, उसको बोल के आज उसको विदा करेंगे। अभी करेंगे, आंख बंद करेंगे और करेंगे। यस कमलेश जी, म्यूट योरसेल्फ पंकज। वो ऐसा तो खास याद नहीं है पर बस ये है कि रिसेस के टाइम हमारा घर पास था स्कूल से, तो गरम गरम खाना आता था, और सारे बड़े खूब मजे से खाते थे, हम भी खाते थे, वो भी खाते थे, बस यही है, और तो खास नहीं। चलिए ठीक है, लव, लव, उस इंसिडेंट को लव यू थैंक यू करेंगे। तो लव आपके यू, अच्छी स्मृतियां, उनको भी लव यू हाँ, लव यू, थैंक यू, लव यू थैंक यू करेंगे। थैंक यू। अल्पना, थैंक यस अतुल आप आ गए, पहले आप अतुल आप बोलेंगे। यस। मेरे को क्लास 8 का याद आता है, हमारा स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे। It was a very massive event in which there was a PT display for the first time in school, जिसमें 500 students ने एक साथ हिस्सा लिया था। 500 students took part, and that event went off very well, and it was a very, very joyous day for all of us. आपके पास दैट्स वेरी अमेजिंग कि आपके पास इतनी अच्छी सारी मेमोरीज है। तो जस्ट से लव यू थैंक यू टू ऑल दोस गुड मेमोरीज व्हिच यू आर हैविंग। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास ऐसी कोई चीज है नहीं। दैट्स वेरी गुड। तो बस हम लोग सिर्फ उनको लव यू थैंक यू कहते हैं। दैट्स अ वे ऑफ शोइंग आवर ग्रेटिट्यूड कि एवरीथिंग वेंट सो वेल। अल्पना आप बाहर निकलेंगे कि आप बाद में निकलेंगे? चलो तब तक हम इनका लेते हैं। चलो नेहा तुम बोलो। हाँ जी आंटी, ऐसा किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ, ना कोई ऐसी बैड मेमोरी है। मतलब आप मेडिटेशन में जाने के बाद मस्ती, फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टीज, बस यही दिमाग में आ रहा था। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी उस टाइम, निशा, उसकी बर्थडे पार्टी हम एंजॉय कर रहे थे। चलो दैट्स ग्रेट। तो उसको लव यू थैंक यू करेंगे कि गुड मेमोरीज। चलो दीपा। ओके। मेरी भी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत अच्छे से मैं जाती थी। मेरा नेचर ही नहीं किसी से लड़ाई झगड़ा, हर टाइम अच्छे से गुजरा। बट आज मेरी एक गुड़िया दीदी थी, वो एक्सपायर कर गई। मेरा सुबह से मन बहुत खराब था, बहुत दुखी था। मैं यहाँ आके लव यू थैंक यू वहाँ तो थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा, दैट्स गुड, वेरी गुड। चलो अल्पना। अल्पना गायब हो गई। छाया मौसी। नहीं समझ
छाया बहुत मौसी, ज्यादा मजा आता है। आवाज आती, छाया मौसी, Alpana is out. अल्पना इज आउट, आई डोंट नो, शी इज लेफ्ट। चलो अभी आती तब एक्सपीरियंस लेते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ये जो मेमोरीज हमारी हैं ये हमारे डीएनए में मौजूद है। हाँ छाया मौसी प्लीज आप पार्टिसिपेट करिए, ऐसे नहीं होता है। हाँ बताइए, शैतानियां बताइए अपनी खूब सारी, हम भी सुनना चाहते हैं। अरे मैं 7th में उन्नाव में थी, हाँ जीजी के साथ में, हाँ वो हमको लेवा ले गए थे, वहां पढ़ रही थी। हम्म बस ये था कि रोज हमको प्यून छोड़ने जाता था। हम्म एक दिन वो प्यून दिखा नहीं, वो हुआ मैं चुपचाप निकल ली घर से स्कूल के लिए। तो बहुत डांट पड़ी थी। पापा ने डांटा होगा। हम्म, पापा ने डांटा था, मम्मी ने? पापा ने डांटा था भैया। पापा ने डांटा था। तो ये कितनी ऐसी मेमोरी है ना, ये बताओ जीजा जी होके कोई डांट सकता है? तो आज जीजा जी को अपने प्लीज फॉरगिव मी, सॉरी, लव यू, थैंक यू कर दो। वो तो समझ, वो तो कर दिया फॉरगिव, वो तो ऐसे ही कर दिया। नहीं कर दिया था, लेकिन अभी सेशन के बीच में करो, देखो इसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। हमने बताया ना, अलग अलग तो हम लोग सब लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जब हम ग्रुप एनर्जी में होते हैं तो उसका असर हमेशा फर्क होता है। मेडिटेशन की क्यों आज इतने सारे मेडिटेशन सुबह से हम लोगों क्या हो रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जिसमें ग्रुप एनर्जी हमको आज न्यू मून पे मिल रही है। तो जिसके लिए भी मन में है कोई भी बात है, उसको लव यू थे। अब देखिए मैं 8th क्लास का अपना एक किस्सा आपको सुनाती हूँ, एंड दैट इज वेरी फनी। मैसूर से हम लोग का ट्रांसफर गोरखपुर हुआ, तो आई वॉज स्टडिंग इन कॉन्वेंट। तो यहाँ आके पापा ने कहा कि नहीं, अब जहाँ इला पढ़ रही वहीं तुम पढ़ोगी, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया, हिंदी मीडियम, वो भी मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो गई। यहाँ पहुंचे तो वो इतिहास, भूगोल और अंकगणित और ज्यामिति शुरू हो गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही मुसीबत की चीज थी। खैर जैसे ही मुझे एक ऑप्शन मिला था कि नहीं, उसमें शायद होम साइंस वो तो कंपलसरी सब्जेक्ट, जैसे 8th क्लास में होम साइंस भी होता था। और होम साइंस है कि बहुत सारा सामान घर से ढो करके ले जाओ एंड कुक समथिंग लाइक दैट। उसके बाद उसका जब एग्जाम हुआ तो मैं अकेली लड़की थी पूरे क्लास में जो मैं फेल हो गई थी होम साइंस में। तो हमारी टीचर ने वहां मुझे बेंच पे खड़ा कराया था और सबके सामने कहा था कि देखो एक ये लड़की है जो होम साइंस जैसे सब्जेक्ट में फेल हो गई। और मेरे लिए दैट वाज सच एन अमेजिंग इंसिडेंट कि उसके मैं क्या करूँ, अब मुझे आती ही नहीं थी होम साइंस। और हिंदी में सारा कुछ लिखना पड़ता था क्योंकि इंग्लिश मीडियम से आए थे, हिंदी वैसे नहीं फ्लो था नहीं मेरा लिखने का बिल्कुल। तो मैं वो इंसिडेंट मुझे अब इस समय फनी इंसिडेंट की तरह से मुझे भी याद आया, तो मैं उनको भी लव यू थैंक यू मैंने बोला, आई लव यू थैंक यू एंड प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, क्योंकि उस समय मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आया था। तो दिस इज द वे थिंग्स हैपन। तो देखिए ये अभी हमने जो भी अच्छी बुरी मेमोरीज को कलेक्ट करा, ये कहाँ रहती है सब, ये हमारे सारे विचार होते हैं जो हमारे अंदर जमा रहते हैं। इन विचारों के बारे में हमको पता नहीं चलता कि किस गहराई से यह हमारे अंदर घुसे हुए। अब ये विचार आते कहाँ से हमारे पास, सबसे पहली चीज ये, अगर हम आपसे पूछें विचार आते कैसे हमारे मन में, वुड यू लाइक टू से समथिंग, कहाँ से आते हैं थॉट्स हमारे मन में, हाउ डू वी परसीव देम? थॉट आ रहा है दिमाग में या नहीं आ रहा है? एनीथिंग नहीं आ रहा है? अलका यू अनम्यूट अनम्यूट हाँ। थॉट कहाँ से आते हैं, लाइक वो ठीक देखिए दिमाग में कहीं ना कहीं मेमोरीज में होते हैं, वहां से आते रहते हैं। वहां से आते हैं, राइट। एनीवन एल्स? हाँ भाई अल्पना, तुम्हारा 8th क्लास का किस्सा रह गया। हम थॉट्स को होल्ड करके रखते हैं, हम थॉट्स को होल्ड करके रखते हैं, राइट। मैं थॉट्स के बारे में बोल रही हूँ, आउटसाइड रियलिटी से जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो धीरे धीरे जो अंदर जाते हैं वही थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं उसी के। देखिए ये क्या, हाँ दैट्स राइट, ये थॉट्स जो होते हैं हम परसीव करते हैं बाय आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। जो हम देखते हैं वो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हम सुनते हैं दैट इज अवर एक्सपीरियंस। तो 5 सेंसेस से जिन चीजों को हम परसीव करते हैं, जिनको हम अंदर लेते हैं अपने आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, हमने टेस्ट करा तो उस चीज का हमको याद रहता है ना कि अरे वहां के जाओ तो रबड़ी बहुत बढ़िया है खाने के लिए, ये चीज कहाँ से हमको, और ये चीज हमेशा हमको याद रहती है। या कोई बहुत अच्छी हमने मूवी देखी तो वो हमको हमेशा याद रहती है। या कोई ऐसा इंसिडेंट बचपन में हुआ होता है, कोई चीज मिली होती है वो हमको हमेशा याद रहती है। कुछ स्मेल बहुत अच्छी होती है जो हमको याद है, जैसे आजकल हम रोज कैंपर घर में जलाते हैं
तो मिष्टी वो उसमें हर समय ऐसे ऐसे करके सूंघती थी, इतनी इसकी कैम्फर स्मेल इतनी अच्छी क्यों होती है। तो अब ये चीज उसके दिमाग में बस जाएगी कि कैम्फर की जो स्मेल है वो बहुत अच्छी होती है। तो कानों से जो हम सुनते हैं, हर वक्त हम कुछ ना कुछ सुनते हैं, क्योंकि हमारे कान हमेशा खड़े रहते हैं। कहते हैं ना कि हमारे कान खड़े रहते हैं कि पड़ोस में भी कोई क्या बोल रहा है, उसने क्या कहा, उसमें बहुत हमारा ध्यान लगा रहता है। चलो हम सुन ले, वो कहीं हमारे बारे में तो बात नहीं कर रहा है, मतलब वो कुछ भी बात कर रहा होता है तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है कि सुनने में रहता है। तो ये जो हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं, और स्किन से भी हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। टच थेरेपी क्या होती है, आपने कोई चीज छुआ तो वो भी आपको चीज याद रहेगी कि हाँ हमने इसको छुआ था, ये मुलायम है, सख्त है। रेशमी कपड़ा छू लो तो कैसा लगता है, वाह क्या बढ़िया हमने साड़ी खरीदी, उसका कपड़ा कितना बढ़िया है। क्यों पानी पी लो मनु एक गिलास। तुम्हारे बच्चे क्लास में ऑन नहीं करते होंगे, मेरे भी बच्चे नहीं करते। आप लोग मेरे सब स्पिरिचुअल चिल्ड्रन है स्टूडेंट्स। एनीवेज, तो इस तरीके से एक तो ये हमारा होता है कि जहां से हम चीज को परसीव करते हैं। दूसरा होता है हमारे संस्कार, जो संस्कार हमको बचपन से दिए जाते हैं, जो हमारे माता पिता हमको सिखाते हैं, वो सारी चीजें हमारे अंदर स्टोर रहती है। आप कोई भी अपने बचपन की घटना याद करिए, पापा कैसे पढ़ाते थे, मम्मी ने कैसे गुड़िया बनाना सिखाया, कैसे खेलना सिखाया, कैसे आप दौड़ी, तो वो सारी चीजें जो पेरेंट्स हमारे देते हैं या टीचर्स से हमको मिलती है, अपने भाई बहनों से मिलती है, अपने रिश्तेदारों से मिलती है, मोहल्ले से मिलती है, तो वो सारी चीजें जो होती है वो हमारा संस्कार बन जाती है। तो माँ ने सिखाया बचपन से कि पूजा करो, नहा के चौके में जाओ, कहा जाता था ना, ये चीजें हमने सीखी। पापा क्या कहते थे, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, तो ये हमारा संस्कार बन गया। तो ये भी चीजें हमारे अंदर पूरी तरह हमारे विचार, ठोस विचार बन के ही हमारे अंदर चले जाते हैं। फिर होता है हमारा वातावरण, आप किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अब जैसे अगर हम पंकज और अतुल की बात करें तो इनका एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि लोग बचपन से आर्मी स्कूल में पढ़े, वहां का डिसिप्लिन, वहां की चीजें वो डिफरेंट, इनका बिल्कुल डिफरेंट वातावरण था। तो ये लोग जो बड़े हुए, ये दूसरे थॉट प्रोसेस के साथ बड़े हुए। हम लोग कैसे बड़े हुए, घरेलू टाइप के, कि घर में क्या हो रहा है, मम्मी मौसी क्या कर रही, चाची क्या कर रही, ताई क्या कर रही, हम उनके बीच में पले बड़े। जैसे रमन के लिए कहा जाता है ना कि लड़कियों के बीच में पल रहे हैं तो क्या कमर टेढ़ी करके लेटे रहते, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। मेरा ब्रदर बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है। तो उनके जो परवरिश हुई वो डिफरेंट वातावरण में, तो जो भी हमारा एनवायरनमेंट होता है वो हमारे थॉट्स को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। हम उसी तरह से सोचते हैं जो जैसा हमें माहौल मिला होता है। अब जैसे कुछ बच्चे गालियां सीखते हैं, गाली क्यों बच्चे बकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई पैदाइशी तो उन्होंने सीखा नहीं है। कुछ बच्चे रामायण और गीता का पाठ करते हैं, तो ये अंतर क्यों होता है। आप हरिद्वार में एक है गुरुकुल है, वहां आप जाइए, जिसमें वो श्लोक पाठ होता है, वो आप सुनिए तो क्या मजा आ जाता है, कितना शुद्ध उच्चारण वो लोग करते हैं। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमको वो वातावरण नहीं मिला है। तो ये देखिए तीसरा पॉइंट, जिसको नोट कर लो प्लीज कहीं पर, सब लोग लिख लो नहीं फिर भूल जाओगे। हमारे 5 सेंसेस से हम परसीव करते हैं, फिर हमारे संस्कार, एनवायरमेंट, हमारे 5 जो कर्मेंद्रियां है ना, आंख नाक कान मुंह त्वचा, तो 5 कर्मेंद्रियां कहलाती है 5 सेंसेस। फिर हमारे संस्कार है, फिर हमारा वातावरण है एनवायरनमेंट, फिर हमारी होती है सेल्यूलर मेमोरीज, जो हमारे अंदर बुरी तरह से स्टोर रहती है। वो हमारे, देखिए जब बच्चा बहुत छोटा होता है, यानी जब कंसीव करने के बाद जिस समय वो बनना शुरू होता है, वहां से उसके अंदर मेमोरीज आनी शुरू होती है। जैसा अभिमन्यु का हम लोग एक उदाहरण देते हैं कि माँ के गर्भ में उसने सब कुछ सीखा, इसी तरह से हर बच्चा वहां से मेमोरीज को स्टोर करता है कि माँ बाप किस तरह की बातें कर रहे हैं। इसीलिए जो कहा जाता है ना कि जब प्रेगनेंसी में औरतों को बहुत अच्छे से रखो, प्यार से रखो, उनको अच्छे वातावरण में रखो, क्यों, क्योंकि वो सारी मेमोरीज जो होती वो बच्चे के अंदर चली जाती। फिर हमारा होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम पे अभी इसको इतना ही बताएंगे, फिर डिटेल में आते हैं। और इसके बाद हमारा होता है पास्ट लाइफ मेमोरीज। हमारी जो काम, जैसे मैंने बताया था कि अभी हम यहाँ से करके जो चीजें हम सीख के जाते, हमारे जो कर्म है वही हमारे साथ जाते हैं, हमारी और कोई चीज नहीं जाती हमारे साथ।
तो उन कर्मों को जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो वो सारी मेमोरीज हमारी दोबारा हमारे उसमें आ जाती है और वहीं से हम शुरुआत करते हैं। और बिलीफ सिस्टम में क्या होता है कि जो हमको फिर बाहर से जो हमको बताया गया, जैसे कहा गया बृहस्पति को सर मत धो, कोई कहता है शनिचर को सर मत धो, मंगल को सर मत धो, ऐसे पैर बाहर मत निकालो, कोई छींके तो बाहर मत जाओ, बिल्ली रास्ता कट गई तो मत जाओ। अब आप देखिए, हम लोग तो इन बातों को मान रहे, दूसरे देशों में तो इन बातों को नहीं मानते। तो वो शाश्वत सत्य कैसे हो सकता है? जो एक चीज हमारे लिए लागू हो रही है वो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ तो सबके ऊपर लागू हो रही है। जैसे कहते हैं सच बोलो, तो सच बोलना भी वो भी डिफर करता है ना, कैसी काल देश परिस्थिति कहते हैं ना कि कैसी उसके अनुसार अगर हमने सत्य वहां पर अगर हम जरूरत नहीं है फिर भी हम बड़े सच्चे बने बोल रहे हैं तो दूसरे का नुकसान हो रहा है, वो भी सत्य बेकार है। तो इस तरह के जो हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, जैसे हमको पूजा पाठ के लिए सिखाया गया कि पूजा पाठ करिए, जैसे हमको अभी थोड़े दिन पहले हमको कहा था किसी ने, अब किसने कहा था ध्यान नहीं, कि तुम तो बहुत ही नास्तिक हो। क्यों नास्तिक है? क्योंकि हमको ये सत्य समझ में आ गया कि खाली जब हम मूर्ति पूजा करते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सारी चीजें बाह्य हो गई। हम भी करते हैं, अभी भी हमारे घर में चूंकि पूजा है तो हम साफ सफाई करते हैं, जैसे बच्चों को खाना खिलाना है, नहलाना धुलाना, हम उस भाव से अब हम पूजा करते हैं। क्योंकि अगर हमारे घर में कोई भी मूर्ति है जो 40 साल से जिनकी हम पूजा कर रहे थे, हम उन्हें छोड़ नहीं अचानक से सकते, क्योंकि अभी हमारा उतना लेवल हाई नहीं हुआ है कि हम इसे समझ लें कि हम इनको बिल्कुल ही नकार दें। लेकिन हमारा भाव बदल गया और साथ में जो बहुत सारे श्लोक हम बड़बड़ 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 करते थे, बाद में मुझे समझ में इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम शुद्ध उच्चारण भी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम टाइम देख रहे हैं, मेरे पास 5 ही मिनट है और राम रक्षा श्लोक में 33 श्लोक है, तो 33 श्लोक कैसे हम 5 मिनट में पढ़ लेंगे? उसको पढ़ने के लिए हमें 15 मिनट कम से कम चाहिए, तो हमारे पास समय का अभाव वहां पर हो गया, तो हमने रेलगाड़ी चला दी। अब रेलगाड़ी चलाने से उससे क्या फायदा? वो उस मंत्र का हमें क्या लाभ मिल रहा है? क्योंकि मंत्रोच्चारण जब आप करते हैं, आप सही स्वरूप से मंत्रोच्चारण शुद्ध करिए, वो भी उसमें भी क्या होता है ना कि किस पिच पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, वो चीजों को भी हमको देखना पड़ता है ना, लय ताल उसकी सब देखनी पड़ती, तब उच्चारण होता है। चाणक्य सीरियल देखिए या कहीं भी आप मंत्रोच्चारण सुनिए जो यूट्यूब में करते हैं। अब वो लोग जो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं और जो तुम पढ़ती हो उसमें कितना अंतर होगा विद्या, है ना? क्योंकि हम उतनी शुद्धता से हम नहीं कर सकते, ये हमारी समस्या है। तो अब ये समझ में आया कि ये जो हम इतनी देर यहाँ पे बैठ के भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आई लेफ्ट दैट। उतना टाइम हमने ध्यान में दिया, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि जब हम ध्यान करेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से एक एक बिलीफ सिस्टम जो हमारे, उसको हम खुद तोड़ सकते हैं। हम कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ डूज एंड डोंट्स बता देंगे। अब आपको तय करना, जैसे हम अपने ही सारे एग्जाम्पल आपको देंगे। कहा जाता था बृहस्पति को नाखून मत काटो, हमने पूरी जिंदगी हमने बृहस्पति को ही नाखून काटा है। पता नहीं क्या होता था, जैसे ही थर्सडे आता था वैसे ही मुझे लगता था आज मेरे नेल्स बहुत बड़े होंगे तो मैं कट कर लेती थी। मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आज नहीं करना चाहिए, उससे कोई मेरा नुकसान नहीं हुआ। ये बात सही थी कि जैसे कहते थे शाम के समय मत काटो, तो ये मान सकते हैं कि अंधेरा पहले होता था, आंख में ना पड़ जाए किसी के, वो बात तो हम मान सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं काटो? जैसे बहुत एक और जितने लोगों के एक और मिथ होता है, जितने भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, देखो उनके क्या, मंगल को मत खाओ। अब मुझे कभी भी, या हमारी और भी लोग थे शनिचर को मत खाओ, बाकी भगवानों ने क्या गलती करी? तो ये सिर्फ हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हम अगर इस दिन नहीं खाएंगे, वैसे ही आप किसी दिन मत खाइए, दैट इज योर चॉइस, आप मत खाइए, आपकी मर्जी है, आप मत खाइए। बट व्हाई अ पर्टिकुलर डे? क्योंकि उसके पीछे क्या लॉजिक है, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया। सर धोने के लिए भी ऐसे ही होता था। मेरी मम्मी कहती थी मंडे और वेडनेसडे को मत धो। हम ससुराल आए, उन्होंने, हमारी सास ने कहा थर्सडे और सैटरडे सर नहीं धुलेगा। तो मैंने कहा सर धुलेगा कब? तो आई स्टार्टेड वॉशिंग एवरी डे। मैंने कहा रहने तो, मैं कुछ मानती ही नहीं। एंड नथिंग हैपेंड टू मी, टच मी। तो इस तरह के जो बिलीफ सिस्टम हमको मिलते हैं, उससे पहले आप ये लॉजिक बताइए कि इसके पीछे क्या हमारा फायदा है, हमारा फायदा हो रहा है कि दूसरे का फायदा हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है, देन वी शुड फॉलो द थिंग्स।
अभी भी आप देखिए ना कि जैसे घर से कोई निकल रहा, कोई छींक देंगे, अरे अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, छींक दिया, चलो फिर से पानी पियो, फिर से घर के अंदर आओ, कुछ मीठा खाओ, देन यू गो। वो तो एक नेचुरल चीज है ना कि अगर छींक आ गई तो इसमें क्या हो गया। मतलब आई डोंट एग्री, क्योंकि मुझे तो किसी भी, मैं इस तरह के बिलीफ सिस्टम्स को नहीं मानती हूँ। और जब आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे 100% यू हैव टू लीव ईच एंड एवरी बिलीफ सिस्टम जो आपने बना रखे हैं। क्यों है ये, और जो धर्म के साथ जितने जोड़े गए उसमें सब में डर पैदा किया गया था। जितने भी पंडित जी होते हैं ना, हमेशा डराते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ऐसा हो जाएगा। तो वो हमारे अंदर डर को पैदा करते, और उस डर के कारण हम बहुत से कामों को करते हैं। हाँ बताओ। अरे बिल्कुल डेफिनेटली, आप बिल्कुल बताओ। हाँ, जैसे नवरात्रि होते हैं, हाँ। जैसे में बोलते हैं कि 9 दिन के व्रत रखने चाहिए या लाइट फूड खाना चाहिए। तो नवरात्रि आप नोटिस करें, दोनों टाइम अक्टूबर में या मार्च में, अप्रैल में, दोनों टाइम जब होता है जब वेदर चेंज हो रहा होता है, जब उस टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो रहा होता है, आप दूसरे उसमें जा रहे होते हैं, तो उस समय पे इसलिए ये बनाए गए। ज्यादातर सुपरस्टिशंस किसी ना किसी कारण से, साइंटिफिक उनके पीछे रीजन है, लेकिन उनको डर के साथ इसलिए जोड़ा गया आंटी क्योंकि इसके लिए लोग मानते हैं। वैसे आप साइंटिफिक पहले के लोगों को बोलते तो वो लोग विश्वास नहीं करते थे किसी चीज पे। तो नवरात्रों में जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि वो फास्ट इसलिए बोलते थे कि लाइट फूड खाओ, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, और फ्रूट्स लो मैक्सिमम, तो उसका रीजन यही होता था। राइट, आई फुल्ली एग्री विद यू। और ये नवरात्रि कहलाती माने जितनी एनर्जीज होती है देवियों की, वो रात में होती है, डे टाइम में नहीं होती। और अब दोनों टाइम वही है कि जब आप सर्दी से गर्मी में, या आपका वेदर चेंज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो रहा है। बहुत सही, बहुत सुंदर तुमने बात कही। तो देखिए, लेकिन उसको हमने कैसे करा है, उसको हमने कन्वर्ट कैसे करा है, दैट हैज बीन कमर्शियलाइज्ड नाउ। अब आप चुनरी खरीदिए, अब आप बच्चों को प्लास्टिक के चीजों में आप खिलाइए, ये सब चीजें पहले नहीं होती थी। अभी तो आप देखिए, तो और इसके साथ में भी खाने पीने, जैसे नेहा ने बहुत सुंदर बात कही कि कम खाइए। हम लोग कम नहीं खाते, हमारा व्रत होता है तो हम भी टेक मोर रिच फूड। पोस्ते का हलवा बनाएंगे, साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे, सिंगाड़े की पूड़ी बनाएंगे, उसके साथ बढ़िया सब्जी बनाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तब हमारा व्रत होता है। अब तो खैर कुछ भी खाते हैं, तो मार्केट में सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। खाली हमारा शुरू से कहना था कि एक कोई अच्छा व्रत लीजिए, व्रत माने डू समथिंग गुड, कुछ अपने लिए सोचिए कि हम ये एक अच्छा कार्य करेंगे। आपने ये खाया, वो खाया, उससे क्या फर्क पड़ा। हम लोगों ने ये करा। अब देखिए बंगालीज क्या करते हैं, यही नवरात्र उनके लिए, ये अक्टूबर वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ये वाले तो नवरात्र शायद करते भी नहीं। उनके मछली खाना बड़ा शुभ होता है कि वो नवरात्र भर वो मछली खाते, ड्रिंक भी करते, और कितनों के यहाँ बलि चढ़ती है नवरात्र में। यानी हमारे यहाँ एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं बनाया गया कि हम उसको सब लोग मिलके फॉलो करें। किसी के यहाँ बलि चढ़ रही है और कोई 9 दिन का व्रत कर रहा है। अब इसमें क्या सामंजस्य आप बिठाएंगे, तो आप किस चीज को मानेंगे। तो ये हमारे सारे बिलीफ सिस्टम होते हैं जो पूरी तरह से हमको जकड़े रहते हैं। तो हमको धीरे 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 समझना ये कि वेदर दे आर सर्विंग एनी पर्पस, वो हमारा कुछ भला कर रहे हैं, तब तो हम उसको फॉलो करें। और अगर नहीं कर रहे, भाई बंगाली भी तो हिंदू ही होते हैं ना। हम मछली को देख लेंगे तो हम, अरे मछली, तुम नवरात्र के में मछली नहीं आई घर में, और वो रोज खाएंगे, जबकि उनका त्योहार है। भाई हमारे यहाँ तो अप्रैल वाली तो इसमें मानते हैं, लेकिन उधर वाली में तो हम लोग तो पहले सिर्फ मेला देखने जाया करते थे, इफ यू रिमेम्बर। हम लोग का तो व्रत भी नहीं होता था। अभी चूंकि कमर्शियलाइजेशन इतना हो गया, तो सबके बिलीफ सिस्टम चेंज होते जा रहे हैं और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हाँ जी, माँ के लिए चुनरी खरीदनी है और सुहाग का सामान चढ़ाना है। अब उसमें भी देखिए बिलीफ सिस्टम, अपने लिए आप लिपस्टिक खरीदेंगे तो आप 600 रुपए 700 रुपए की लिपस्टिक खरीदेंगे, क्योंकि मेरे लिप्स खराब हो जाएंगे जी। जब माता के लिए खरीदी जाएगी तो वो चवन्नी वाली खरीदी जाएगी, जो वो बने हुए वो आते हैं ना, जरा जरा 5 रुपए 10 रुपए के, वो आप चढ़ा दे। तो क्यों भाई, इससे आपका कौन सा भला होने जा रहा है। तो इस तरह की जो हम लोग मिथ्स को फॉलो कर रहे हैं, जो बिलीफ सिस्टम हमारे, इसको हमें तोड़ना है। हमको ये समझना है कि लाइफ में कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, उसके बीच में डिफरेंस तो हमको समझ में आए ना। गुड और बैड भी मत करिए कि इससे किसका, बच्चों को आप हलवा पूड़ी, हर कोई हलवा पूड़ी इतना वेस्ट होता है, बना बना के खिला रहे हो, वो भी प्लास्टिक के बर्तनों में देके, जो कि इतने रद्दी होते हैं कि बच्चा क्या खाएगा।
सिवाय उसको और भी ज्यादा नुकसान करेंगी चीजें। तो हम इस चीज को क्यों नहीं हम बदल सकते हैं? आप ये बताइए ना कि हर किसी को, कितने बच्चे आपके आस पड़ोस में, कितना एक बच्चा हलवा पूरी खा सकता है? तो व्हाई एवरीवन इज डूइंग दैट? भाई उसकी जगह आप फ्रूट्स ले आइए, एक एक फ्रूट आप बच्चे को दे दीजिए तो वो उसको फायदा करेगा। व्हाई एवरी टाइम हलवा पूरी? आपको बनाना है अपना थोड़ा सा अपने घर भर के लिए बना लीजिए कि भाई आपका, आपकी भी बात रही, अपने प्रसाद चढ़ा लिया, बात खत्म। व्हाई टू डिस्ट्रीब्यूट? तो ये सारे जो बिलीफ सिस्टम्स है इसको तोड़ना है। जहां तक वृक्षों की बात आती है, देखिए इसमें भी जैसे नेहा ने कहा कि क्यों नियम बनाए गए थे। अब आप कहते हैं ना कि रात के समय पेड़ों के नीचे मत खड़े हो, स्पेशली पीपल के लिए जो बहुत ज्यादा खाए, किसी भी वृक्ष के नीचे। तो ये लॉजिक नहीं लोगों को पता था या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे पुराने जमाने में कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। वहां उन्होंने क्या कहा, भूत प्रेत रहते हैं इसलिए पेड़ों के नजदीक मत जाओ। या प्लग करने की बात होती कि आप पत्तियों को किस तरह से आप नुकसान पहुंचाते हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? बेलपत्र चढ़ रहा तो पूरा बेल का पेड़ आपने खत्म कर दिया, क्यों? दूध चढ़ता है शिव जी पर, तो इतना दूध शिवलिंग में क्यों चढ़ रहा है? बहुत सी मूवीज में ये सारी चीजें दिखाई है, लेकिन हम अपने लॉजिक्स को, बिलीफ सिस्टम को नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि हमको लगता है अगर हमने तोड़ा तो हम तो क्रांतिकारी कहलाएंगे, तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि ये तो ऐसा करती है, ये तो ऐसा करती है। तो हम फिर लोगों के ऊपर चले जाते एंड वी स्टार्ट, हमारा सारी जो हैप्पीनेस, हमारे सारा कुछ जो बेस्ड चीजें वो लोगों पर डिपेंड हो जाती है। यस, व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी। तो वो चीज छोड़ देना है। डू व्हाट यू थिंक इज राइट, दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप अपने अंदर उतारिए और अपने आप से पूछिए कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज गुड फॉर मी। इससे हम जो दूध, अच्छा कितने लोग दूध चढ़ाते हैं शिवरात्रि में, भी बताइए कितनों ने चढ़ाया? जाकर शिवलिंग पे चढ़ा कर है कि घर में चढ़ाया? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। घर में, घर में, घर में। यस, चलो वो तो एक कटोरी चढ़ा होगा। और मनु ने तो पूरा लोटा चढ़ाया होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं चढ़ाती। नहीं चढ़ाती हो? नहीं, मैं दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, और ये सब दूध पूड़ी हलवा ये सब मैं जाके खूब ज्यादा मंदिर पे नहीं चढ़ाती। घर पे ही एक पूड़ी हलवा रखा, एक पर प्रसाद चढ़ा दिया मन को। वहां मालूम है कुत्ते घुसेंगे, ये घुसेंगे, सिंदूर चढ़ेगा, वो गाय खाएगी तो उसको भी हार्मफुल होगा, इसलिए मैं नहीं चढ़ाती। दैट्स वेरी गुड। ये योजना मेरे यहाँ नहीं होता है नवरात्रि। नहीं, शिवरात्रि पे जल चढ़ा। नहीं, जैन धर्म को माना जाता है। अच्छा, आप जैन धर्म में हो तो आप नहीं करते हो। यस विद्या? पंचामृत करते हैं, वो जो चढ़ाते हैं वो हम खाते हैं। घर में खाते हैं, बाहर जाके नहीं चढ़ाते। रियली गुड। हाँ कमलेश जी? हम बहुत थोड़ा चढ़ाते हैं, बस नाम मात्र सा चढ़ाते हैं। हाँ चढ़ाते हैं। हाँ भाई रचिता, आइए आइए, निकलिए। नहीं नहीं, वो सोचते तो हम भी बहुत हैं कि ये चीजें बहुत गलत हैं। गलत है। अभी तक मन बनना नहीं है। धीरे धीरे बनेगा। सिर्फ हाथ जोड़ते, सिर्फ हाथ जोड़ते थे। वेरी गुड। आप अंजू? अनम्यूट। हाय राम, कौन थक गया इतना? हाय राम। अंजू अनम्यूट नहीं हुआ तुम? हाँ, वो जो ओ माई गॉड एक पिक्चर देखा था ना, वो कह रहे थे ना कि दूध चढ़ाते इतना बर्बाद करते, इससे गरीबों के बच्चों को दो। तो मेरा दिमाग बहुत बदली हो गया, अब मैं दूध चढ़ाना छोड़ दी। वेरी गुड। तुम लोग? मैं तो करती हूँ। ये देखो, ये करती है। हाँ, मैं भी आजी थोड़ा सा बस लोटे में डाल के चढ़ाती हूँ, बाकी एक पैकेट रोज जो वहाँ फल फूल वाली बैठती है उसको दे देते। देखिए कितना अच्छा लगा सुनकर के कि बिलीफ सिस्टम कैसे हमने बदला, और इसी तरह हमको हर चीज में। छाया मौसी कुछ बोलोगी? अनम्यूट करके बोलो। हम लोग तो एक कटोरी दूध थोड़ा सा रखते हैं, उसी में सब लोग चढ़ा देते हैं, उसी से। बहुत बढ़िया। तो देखिए दूध की भी बचत हुई, ओके, और इतना वो वेस्टेज नहीं हुआ। ये अच्छा हुआ कि उन्होंने ओ माय गॉड मूवी बना दी और पीके बना दी कि लोगों को बहुत ज्यादा उसका जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, मतलब विजुअलाइज कर लिया आपने चीजों को, तो वो हमारे दिमाग में आ गई। तो इसी तरह और भी चीजों में देखिए, जो जिन मान्यताओं को आप मान रहे उससे आपको कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए, घर में हमने एक कटोरी में दूध लेके चम्मच से अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हमने, हालांकि उससे कोई भगवान जी को ने पिया नहीं, कुछ नहीं करा, लेकिन वो भी एक हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हमको चढ़ाना है।
दूसरा देखिए, जितने भी ये बने हुए हैं आपके ज्योतिर्लिंग, वो सारे एक ही उसमें लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है ना। अगर देखेंगे वो सारे एक ही उस पे जो मेरिडियन ही कहेंगे उस पे बने हुए सारे। उसमें भी कहते हैं कि जब हम लोग की क्या इच्छा होती है, जब हम लोग किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं तो हम उसको छू लें, किसी तरह जाके हम किसी तरह हक कर लें, या हम अपने हाथ से जाके हम चढ़ा लें, या हम 10 बार जाके प्रणाम कर लें। हमारी सबकी इच्छा होती है इस बात की बहुत जबरदस्त, स्पेशली ज्योतिर्लिंग जब जाते हैं। कहते हैं कि वहां पे कभी भी टच मत करिए उसको। उसका रीजन क्या होता है कि हम जितने लोग भी जाते हैं सब अपनी निगेटिविटी वहां पर छोड़कर आते हैं, और जब दूसरा बंदा जाके उसको छूता है तो उसकी निगेटिविटी कैच करके आता है। तो अगर आप जाते हैं, आप दर्शन करिए दूर से, पंडित जी जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और बैठ करके बाहर आप मेडिटेशन करिए। दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर द मेडिटेशन। वहां पे एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई है, वेरी हाई एनर्जीज यू विल गेट। वहां पे जाके पता चलता है कि एनर्जी कितनी है, आप जब मेडिटेशन करते हो बहुत नहीं आप पता जी फील होती है, साथ में फील होएगी आपको। हाँ, एक्टिव एनर्जीज उनको बोला जाता है, इसलिए कहा गया था कि जो जो ज्योतिर्लिंग जिस जगह निकले या जहाँ भी थे उसका हाँ तो उनके बेसिक उन्हीं के लिए कहा गया था कि अगर आप उनके दूध चढ़ाने से, ये ऐसा कहा जाता है, आंटी मुझे परफेक्ट पता नहीं है लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है कि जहाँ जहाँ की ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे रेडियो एक्टिव एनर्जीज बहुत हाई होती है, तो इसलिए पर्टिकुलर उन पे कहा गया कि दूध चढ़ाने से वो थोड़े ठंडे रहते हैं या शांत रहती है वो, इसलिए उस पे दूध का। लेकिन हम जिस तरीके से दूध की बर्बादी करने लगे नहीं, ये कई ज्योतिर्लिंग में तो टच करने भी नहीं देते ना, कहाँ अपन जा ही नहीं सकते वहां तक टच करने। नहीं तो हम लोग पंडित जी से नाराज होके आते हैं ना वहाँ पे। नहीं ये तो तुमको मानना पड़ेगा। जैसे हम लोग त्र्यंबकेश्वरी गए थे तो वहाँ उन्होंने, हमने जबकि नहीं जाना, नहीं उन्होंने छूने दिया। मल्लिकार्जुन अभी गए थे, दूर से दर्शन कीजिए। लेकिन गणेश्वर मंदिर जब हम लोग पहुंचे तो वहां पे बिल्कुल खुला भंडारा था, तो हम लोग सब पहुंच गए वहां अंदर। हम विनीता अनुराग हम लोग सब लोग गए थे ना, तो वहां पे जाके हमने उनको छुआ। वैसे भी कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए, स्त्री को तो खास तौर से लगाना नहीं चाहिए। ये इसमें भी स्त्री पुरुष का नहीं आता है, ये भी बिलीफ सिस्टम है। ये भी नहीं कुछ ऐसा है कि कोई लिंग कैसे है, ये तो पंडितों ने बना दिया कि यहाँ स्त्री नहीं छुए, यहाँ पुरुष नहीं छुए। मालूम है स्त्री बहुत देर तक रुकी रहेंगी, भीड़ लगाएंगी, पूजा करेंगी घंटों। आपको बताएं, देखिए भोजपुर में एक मंदिर है जो शिवलिंग जो बना वो सिर्फ द्रौपदी उसकी पूजा करती थी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते जो स्त्री पुरुष का खेल इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में हम स्त्री, अगले जन्म में हम पुरुष होंगे तो हम किसी न किसी जन्म में तो जाकर स्त्री लेंगे। ये तो हमें भी नहीं समझ में आता। लाइन ठीक है अलग अलग हो स्त्री पुरुष की, पर कई जगह यही होता है कि स्त्री वहां टच नहीं कर सकती, वो दूर से खड़े होके देखे पुरुष धोती होती पहन के जा सकते हैं। हाँ ऐसे ही है। ये तो सारे बिलीफ सिस्टम देखो हमारे ही बनाए हुए हैं ना, और ये पुरुष प्रधान समाज है। फिर वही बात आ गई, क्योंकि वो उनकी मेल ईगो आ जाती है, इसलिए उनको लगता है कि हम ज्यादा सुपीरियर है, हम ज्यादा काम कर सकते हैं। कई बार तो वो एक अलग चीज है, उसको हम लोग अभी नहीं कर सकते। ये बिलीफ कई ना जी, जैसे कई फल भी चढ़ाते हैं तो वो भी नहीं लेने चाहिए, कई कहते हैं। नहीं उसके देखिए पीछे जो लॉजिक है धतूरा चढ़ाने का, वो इसलिए है कि जो कहते हैं जब कंठ में उन्होंने गरल धारण किया था अमृत मंथन के बाद, तो उससे उनको तकलीफ हुई थी। तो धतूरा और बेलपत्र चढ़ाने का गंगा जल कारण ये होता है कि वो उनको शांति मिलती है। हाँ ये हमारी मान्यता है, ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। हाँ ठंडक मिल जाए। हाँ इससे बहुत सी चीजें जिज्जी ऐसी होती हैं जैसे अपनी परंपराएं हैं, अब कई बार हमको उन्हें बिलीव भी नहीं है फिर भी हमें करना पड़ रहा है, तो ये बस ये हटनी चाहिए। इसको कैसे हटाना चाहिए? देखिए अभी चलिए हमारे यहाँ मेरी चाची सास की डेथ हुई, अब 13 दिन हम लोगों के यहाँ, मतलब भले हमारे अंदर से मन में नहीं है, ठीक है उनके लिए दुख था, लेकिन अंदर से मन में नहीं था। लेकिन 13 दिन पूजा नहीं करना, अच्छा खाना नहीं खाना, ये नहीं करना। अब भोपाल में डेथ हुई, भोपाल में आज वही तो हम लोग लेट हो गए, आज वहां 13वीं थी, तब जाके आज मैंने पूरे भगवान साफ किए। 13 दिन भगवान पूरे ऐसे ही बैठे रहे, ना उनको भोग लगा, ना आरती लगी, ना फूल चढ़ा, ना कुछ चढ़ा। अब वो 13 दिन में तो अपने को लग तो रहा है ना कि ये नियम कैसे बन गए, क्यों बन गए, अपन पूजा नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे, बच्चों को मना कर रहे हैं ये मत खाओ वो मत खाओ, क्योंकि अब मन नहीं है। लेकिन वहां से पूछा जाता है जो बड़े हैं हमारे कि तुम कहीं पूजा तो नहीं कर रही हो, तुम ऐसा तो नहीं कर रही हो। तो ये चीजें जो रहती है तो इनको अपन दिल से नहीं मान रहे,
पर समाज के डर से, परिवार के डर से अपन उनको हाँ नहीं एग्जैक्टली यही बात, समाज से डरना नहीं, समाज का डर। हाँ, परिवार अब बड़े हैं अपने तो बोलेंगे लो ये बहुत बड़ी हो गई, इन्हें सब नियम ही तोड़ दिए। तो अपन करें उस चीज को। आज वही तो हमारे वहां थी पूजा, अब आज नहाया, सिर धो के नहाओ, फिर पूजा करो, फिर भगवान की अलमारी साफ करी, पूरा सब उनको वो किया कि कल से नवरात्रि है। तो ये दिल से तो नहीं था कि ना अपन 13 दिन पूजा ना करो, तो अजीब लगता है, रामायण नहीं छू, ये नहीं छू, पर माना। अभी तुम एक छोटी शहर में हो इसलिए इन बातों को चल रहा है। अभी आप नहीं, पर जो भोपाल में, दिल्ली में नहीं मान रहे हैं ना, नहीं मान रहे, हमारे भोपाल दिल्ली में है या कहीं है। मैं उस पर भी आती हूँ, लेकिन अभी तुम नॉर्मल फैमिलीज में अगर तुम देखोगे, मेट्रोज में या कहीं पर भी, लोग तीसरे दिन हवन करके और उसी दिन बरसी करके खत्म कर देते हैं। कई जगह हो जाता है 3 दिन, हम लोग क्या भी हो गया है बहुत जगह। अभी हमारे आसपास कई डेथ्स ऐसी हुई, तीसरे दिन हवन करा के शुद्धि हवन करा जाता है। छोड़ देना, मत मंगवाना, आजकल तो हो जाता है 3 दिन। अब देखिए अपने यहाँ वही हो जाता है ना कि अपन लोग 3 दिन में कर दिए, लेकिन बहुत से लोग उसको पूरा 13 दिन मानेंगे। नहीं, उसके वजह देखो, उसके लॉजिक उसके पीछे ये होते हैं, कहते हैं कि जो सोल है वो वहां पर रिसाइड करती है, वो आसपास रहती है। वो एकदम से जब बॉडी से निकलती है ना, तो वो उस चीज को समझ नहीं पाती है कि हम बॉडी से बाहर कैसे आ गए हैं। उस समय उसके अंदर वो समझ नहीं होती है। ग्रेजुअली जब वो कहते हैं कि 3rd डे होता है कि धीरे 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 वहां से चली जाती। लेकिन पहले ये मान्यताएं जो थी, तो पुराने जमाने में देखो सारा परिवार एक साथ होता था, लोग दुखी होते थे। अभी तो दुखी होने का टाइम किस पे है? पर अपन उनको थोड़ा सा निभा ही रहे हैं। सिर्फ एक हम लकीर पीट रहे हैं ना। तो अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप मत करिए, कोई जरूरी नहीं। हम तो मतलब हम ऐसी किसी की मान्यता को नहीं मानते जो जिसको हमारा दिल गवारा नहीं करता। आप कह रहे हमने आपके लिए कह दिया, हमने कर दिया, बात खत्म हो गई। श्राद्ध होते हैं, ये होते हैं पितृपक्ष में, तो अगर श्राद्ध करना वैसे ठीक है, हमें लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है, जो भी आजकल चल रहा है ट्रेंड। लेकिन श्राद्ध वगैरह करना अगर हम लोग छोड़ देंगे तो जो हमारी इसके बहाने नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ये जानती है कि हमारे पूर्वज कौन थे, नहीं तो और उन्हें याद करते हैं। या तो हम कोई और तरीका होगी बच्चों को पता हो। नहीं तो पितृपक्ष उन्होंने 15 देखो पितृपक्ष उन्होंने 15 दिन का इसीलिए बनाया है कि उसमें आप अपने पूर्वजों को याद करिए। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं कहा कि आप पंडितों को इतना खिलाइए कि पंडित मोटे हो जाए। आप अपनी तरीके से, हम भी नहीं मानते इसको, तो हम भी नहीं मानते बिल्कुल। तो दिस इज द, तो अब हम लोग इसको यहीं पे बिलीफ सिस्टम को रोकते हैं क्योंकि और भी चीजों को कवर करना है। तो मतलब ये कि हम इस 5-6 तरीके से हम चीजों को अपने अंदर रखते हैं, थॉट्स को। अब इन थॉट्स को कैसे हमें कन्वर्ट करना है इनटू गुड थॉट्स। थॉट्स जो हम देखो तुम्हारे अंदर जो तुम अभी बात कर रही हो, थॉट्स कैसे हैं तुम्हारे? ये पॉजिटिव थॉट्स तो नहीं है ना, पॉजिटिव थॉट्स नहीं। तो अब इन थॉट्स को ग्रेजुअली हमें कैसे कन्वर्ट करना है, वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इससे हमारी जो रिलेशनशिप होती है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो भी इफेक्टेड होती है कि हमने कैसे विचार अपने मन में किसी के भी प्रति रखे। अब जैसे जिसने भी तुमसे कहा कि ये तुम्हारे लिए एक जबरदस्ती तक करना, तो व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स नाउ यू हैव इन योर माइंड? आपके थॉट्स दे आर नॉट वेरी गुड टुवर्ड्स देम। तो ऐसे रिलेशनशिप को मेंटेन करना दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इससे अच्छा है कि एक बार आप बुरे बन जाओ कि यस हम इस बात को नहीं मान रहे, बट यू शुड हैव गुड थॉट्स अगेंस्ट एनीवन। किसी के लिए भी आपको वो एक अच्छा अगर आप रखोगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। अगर आप उसको नहीं रखोगे तो नहीं, मतलब वो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे अपने कलीग्स के साथ में हो, किसी के साथ में भी हो, किसी न किसी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये खाली तो तुम्हारी चलो घरेलू प्रॉब्लम हुई, हम ऑफिशियल प्रॉब्लम्स देखो ना कितनी सारी होती है, बहुत सारी होती है ना। हम हमारे नेबर्स होते हैं, उनके साथ हमारी होती है, घर को छोड़ के हम घर से बाहर निकलते, हमारा जो भी वर्क प्लेस होता है वहां पे हमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा निगेटिव बंदा मिलता है जो हमें लगता है। और वो हमें क्यों मिलता है ना, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो निगेटिव बंदा आपको ही क्यों मिला है। देखिए पूरा एक आपका मतलब वर्क प्लेस में बहुत सारे लोग आपके काम कर रहे हैं, अब कोई एक है वो दूसरों के साथ तो अच्छा है पर आपके साथ बहुत खराब है। होता है ना, हमेशा आपको एक ऐसा व्यक्ति जरूर आपको जीवन में मिलता है। वो आपका बॉस भी हो सकता है, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, वो आपका नेबर भी हो सकता है, वो आपका क्लार्क हो सकता है, कोई भी हो सकता है XYZ। तो वो आपको क्यों मिलता है? वो उसके 2 रीजन होते हैं। एक तो पास्ट लाइफ में आप उसके साथ बहुत कुछ करके आए हो, दैट इज व्हाई दैट पर्सन इज अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ यू।
to teach you the lesson. अरे यहाँ पे कोई रिवेंज की बात नहीं होती. Here we talk about कि we have to learn something from them. जो इस सबक को हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से we have to carry forward the things. तो ये नहीं सोचना है कि इसकी वजह से हमको परेशानी हो रही है. We have attracted those persons. हम वही लोग हमारे जीवन में आते हैं हम जिनको अट्रैक्ट करते हैं. ऐसे बिना वजह कोई भी हमारे जीवन में नहीं आएगा. आप देखिए, आप बहुत सी लड़कियां देखने गई अपने बेटे की शादी के लिए, अगर आपको मौका मिला होगा तो, या नहीं मिला, या वैसे जो भी जमाना था कि कितने हम लोग लड़के लड़कियां देखा करते थे, उसमें से एक का सिलेक्शन क्यों होता था? ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि लड़की बहुत अच्छी निकलेगी, बहू अच्छी आएगी, या दामाद बहुत अच्छा होगा, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे. उसमें भी देखो पहले मारपीट कितनी होती थी, अब्यूजिंग होती थी, कितना ज्यादा लड़कियों को परेशान करते थे. तो ये क्यों हुआ हमारे साथ? क्योंकि हमने उसको अट्रैक्ट करा था. दिस वाज द सोल कॉन्ट्रैक्ट. यस, यू विल कम इनटू दिस लाइफ. कई बार क्या होता है कि कई सोल्स ऊपर जो होती है वो ये सोच के नीचे आती है कि हमारा जो सोल पार्टनर है इसको हमें ठीक करना है, ये बहुत परेशानी से गया है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके नीचे गया है जो शायद ही अकेले पूरा ना कर पाए. तो उस सोल को हेल्प करने के लिए जो सोल पार्टनर उसका होता है वो रीबर्थ लेकर के आता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं है. तो वो आपको हमेशा देखिए एक मददगार भी ऐसा जीवन में मिलेगा जो बार बार आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन आप उसकी मदद को इनकार कर दे. तो ऐसे भी लोग आप जीवन में, अगर आप थोड़ा सा बैठ के इसको रियलाइज करोगे तो यू विल फाइंड सच पीपल इन योर लाइफ जो आपको बार बार कहते मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुमको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन हम उसको इनकार करते हैं. और इनकार करने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे पास इस समय सारी हमारी मेमोरीज वॉश हो गई है. और कई बार क्या होता है जो सोल पार्टनर है वो भी ट्रैप में आके फिर अपना उसका सोल लेवल नीचे गिर जाता है. सुधारते सुधारते क्या होता है कि वो खुद भी कई बार फंस जाता है, लेकिन हमेशा आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई आएगा. क्योंकि अट्रैक्ट आप उन दो टाइप के लोग हो गए ना. एक तो जो आपको जिनसे सीखना है. डोंट से कि वो हमसे झगड़ा कर रहे हैं, डोंट से. अब ये वर्ड्स नहीं यूज करना है, बिल्कुल यूज ही नहीं करना है. कोई भी है आपकी, चाहे बहू है, चाहे आपकी भाभी है, चाहे आपके घर में आपके हस्बैंड हो, बेटा हो, एनी XYZ कोई भी हो, एक तो ये वर्ड नहीं यूज करना. क्योंकि ये समझ लीजिए आप पहले उसको परेशान करके आ चुके हो, इसलिए वो आपकी लाइफ में आई है आपको बताने के लिए कि आपने मेरे साथ, अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप दोनों का करा जाएगा. इसके लिए बुक पढ़िए, मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स, हर किसी को पढ़ना चाहिए. तब आपको पता लगेगा जितने भी हम रीबर्थ्स लेते हैं उसमें हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता ही होता है. तो पहले वो आता था ना किस्सा, पिछले जन्म का राज, पिछले जन्म का, सब लोग हंसते थे. एक्चुअली दैट इज द फैक्ट. तो तब आप समझेंगे कि हमारे साथ ही. अब देखिए कई बार क्या होता है, कई बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, एक कोई कुत्ता आता है किसी एक ही बच्चे को अटैक करता है, दूसरों को नहीं करता. व्हाई? ऑलवेज थिंक, अगर हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान देंगे तो लाइफ हमारी बिल्कुल से एकदम से चेंज हो जाएगी. बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, राइट. तो अब आई वुड लाइक पंकज, अतुल, एड समथिंग प्लीज. मैंने बहुत बोला, काइंडली ऐड योर व्यूज. क्या आपको कैसा लगा? मतलब जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ अतुल, बस आई विल आस्क यू. हाँ, अच्छे थॉट्स थे एंड विचार करने वाली बातें हैं. और धीरे धीरे सब चीज सबके लिए लागू नहीं है, मगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे वी मस्ट प्रैक्टिस. देखिए एग्जैक्टली क्या है कि यहाँ पर हम सबका सोल लेवल एक नहीं है. वी आर एट डिफरेंट लेवल्स. तो जब हम धीरे धीरे एक साथ बढ़ते हैं ना तो देन वी विल अंडरस्टैंड. नेचुरली हर चीज हर एक के लिए नहीं है, दैट इज वेरी ट्रू. क्योंकि जो चीज आप पे लागू हो रही है वो इन पे नहीं लागू होगी, दैट इज वेरी ट्रू. लेकिन जो थॉट्स हैं उसके ऊपर तो हम अपने जो हम परसीव कर रहे हैं उस पर तो हमारा चेक हो सकता है कि व्हाट वी आर परसीविंग. हम जो देख रहे हैं उसमें से हम फिल्टर कर सकते हैं कि वेदर वी शुड टेक द गार्बेज और वी शुड नॉट टेक द गार्बेज. दैट एटलीस्ट वी कैन डू. जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया था, अगर कहीं से निकल रहे हैं, बदबू आ रही तो इमीडिएटली यू कवर योर नोज कि मुझे बदबू बहुत आ रही है, मैं उसको ग्रहण नहीं कर सकती हूँ. तो उसी तरह से हमें अपने आँख कान को भी
उसी अवस्था में लाना है कि अगर हम कोई गलत चीज देख रहे हैं तो उसको अंदर मत ग्रहण करो। अब वो कैसे नहीं करो, वो धीरे 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 जब हम ध्यान करते तब हमारे चक्षु खुलते हैं, जब हमारी नाड़ियां खुलती हैं, हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, देन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फिल्टर द थिंग्स। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में तो वैसे भी सिर्फ फिल्टर हो के वही थॉट्स हम अपने जमा कर रहे हैं, और इतने हम जमा कर चुके हैं कि नए के लिए हम स्पेस नहीं रखे, तो उसकी जब तक क्लियरेंस नहीं होगी। ये सदुल, आई वुड लाइक टू हियर यू आल्सो, प्लीज, मुझे आपके विचार जानने हैं। ये बिलीफ सिस्टम जो बोल रहे हैं, बिलीफ सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ all cultures, all societies, all across the world. Yes. And one thing which is universal, I would say more than 90% associated with belief systems is the fear. Yes. And fear plus personal experiences which which a person undergoes, which cement those beliefs, and because of the kind of good experience or bad experience. In my case, मैं बड़ा हनुमान जी का भक्त हूँ, अभी भी हूँ भक्त, and for 30 years I did fasting also. हनुमान जी की फास्टिंग की थी मैंने, and it didn't start on its own, you see, थोड़ा बहुत था पहले से, लेकिन 93 and 94, these were 2 years which were slightly very challenging for me. And बच्चे मेरे उस समय छोटे थे, and we were in a place जहाँ पे बारिश होती थी बहुत ज्यादा, मतलब सर्दी थी, and बच्चे बिल्कुल गोदी में बच्चे थे उस समय, और मैं आर्मी का कोई कोर्स कर रहा था जो which is very important for me. And वहाँ पे 1 साल दिक्कत से निकलने के बाद हम लोग भोपाल पहुंचे थे, और भोपाल से हम लोग को लखनऊ जाना था। तो भोपाल जब हम लोग वहाँ पर थे, वेलिंगटन में थे, तब उस समय ही मेरी वाइफ का ऑपरेशन भी हुआ था। तो वो दैट ऑपरेशन वाज ऑन अ ट्यूसडे, एंड मैं तो उनके साथ में था नहीं, मैं अपना क्लास में था। उस दिन मैंने डिसीजन लिया था कि ओके ट्यूसडे इज देयर, अभी मैं ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाऊंगा ऐसे, और ड्रिंक्स नहीं लूंगा ट्यूसडे को। दैट वाज इन द मंथ ऑफ नवंबर, और अप्रैल में हम लोग भोपाल आए थे, फिर भोपाल से हमको लखनऊ जाना था। एंड भोपाल में मेरे ब्रदर इन लॉ रहते हैं, उनके घर हम लोग गए थे। इट वाज अ ट्यूसडे, तो उनको पता नहीं था कि मैंने ट्यूसडे को अभी नॉनवेज खाना छोड़ दिया। पहले मैं खाता था, फिर अभी छोड़ दिया है, तो उनको मालूम नहीं था, बट ही हैड केटर्ड फॉर एवरीथिंग। और उन्होंने ऐसे ही बोला है कि कुछ नहीं होता है, आप भगवान से माफी मांग लीजिए और सब ठीक हो जाएगा, एंड कुछ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आई गॉट कैरिड अवे इन द मोमेंट, और मैंने उस दिन नॉनवेज खा लिया। और नेक्स्ट डे वाज वेडनेसडे, वी हैड टू ट्रैवल टू लखनऊ, और हमारा रिजर्वेशन हमने काफी पहले से कराया हुआ था, क्योंकि हमारे बच्चे मतलब दोनों उसमें बॉटल फीड में बच्चे थे उस समय। एंड रिजर्वेशन हमारा 2 वाले कूपे में थ्रू आर्मी रिसोर्सेज से हमने बॉम्बे से रिलीज करा के वो कराया था। एंड टू आवर हॉरर, व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, इट वाज स्टॉपेज वाज जस्ट 3-4 मिनट्स स्टॉपेज इन भोपाल, और उसमें हम दोनों को रिजर्वेशन अलग अलग कूपे में था, और दोनों का रिजर्वेशन ऊपर की बर्थ में था, और ट्विंस बच्चे थे। एक बच्चा मेरे साथ था, एक बच्चा इनके साथ में। दूध हम लोग एक ही जगह रख के रात को दूध सबको पिलाना, एंड पैसेंजर्स आल्सो नॉट वेरी कोऑपरेटिव। तो आई डोंट नो, आई समहाउ हैड दिस फियर, एंड आई रिलेटेड इट टू कि दिस ट्यूसडे को गड़बड़ किया है हमने, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई एम फॉलोइंग दिस रिचुअल वेरी स्ट्रिक्टली, दैट Tuesday means it's a day of penance, and you don't eat non-veg on Tuesday, you don't have a drink on Tuesday, and this is a belief which I have built into myself because of my own personal experience. तो ओके, थैंक यू। देखिए ये चीज है फियर, जैसे आपने खुद ही कहा, जो भी हमारा धर्म जो है, जो भी इस तरह की चीजें हैं, ये हमको डराती है। मैंने कहा ना, मैंने अपनी एक एक चीज को तोड़ा। आपको एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसको आपने दिमाग में बिठा लिया कि दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, दिस इज कॉल्ड फियर। अभी जब हम लोग फियर पे आएंगे ना, फियर के जब ऊपर हम बात करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि हाउ टू कम आउट ऑफ योर फियर्स। ग्रेजुअली वी हैव टू लीव ईच एंड एवरी। हमारे पास 3-4 ही फियर होते हैं। फियर ऑफ डेथ होता है, फियर ऑफ इलनेस होता है, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है। इसी तरह के हमारे फियर होते हैं।
तो जब तक हम उस फियर से बाहर नहीं आते वी कैन नॉट गो फर्दर। हमें अगर अपने को इवॉल्व करना है, आप मत खाइए, दैट इज योर विश, मतलब, लेकिन उसको फियर से मत जोड़िए कि दिस विल हैपन बिकॉज आई हैव डन दिस, दिस नेवर हैपेंस। No, I would not exactly say fear, but yes, a little bit of element of fear was there because it happened immediately. But over the years, I have said it just happens because you violated some norm which you had set for yourself. Yes. No, you don't eat a day. That I agree. That can be any day. It's fine. No, but start point was that. Yes, start point was. Start point was that, and that's start point was fear. Yes, that's what I am telling you. That fear is still persisting in you. तो अब आप उसको भी love you, thank you करेंगे. You slowly नहीं, it is not a joke. अतुल, मैं आपको अब आज तो टाइम हो गया, कल I'll tell you a story of a jailer कि what he did on the prisoners and what results he got, and that's the real thing which happened in the life. So fear should be removed from the life. That is one thing. We'll come back tomorrow on the thing. So for today, I think it is enough. Hope everyone enjoyed. Yes. Unmute yourself, everyone. Yes. Very much enjoyed. आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? Anybody? आप लोग? विद्या? ये नहीं. Hi, Mercy. Anything to add? Nothing. किसी को कुछ कहना है तो आज से सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो. This is one thing. And I love and accept myself as I am. बहुत अच्छे और What I am. experience मैं कल मांगूंगी. मैं आज का ही टाइम दे रही हूँ. आज दिन भर, अभी आपके पास बहुत सारे घंटे हैं. कल 3 बजे तक आप पे बहुत टाइम है. किसी एक का एक्सपीरियंस, what do you feel about your physical appearance? आप अपने शरीर के बारे में क्या सोचते हैं, वो 2 लाइनें आप सब लोग लिख के लाएंगे. कल हम उससे शुरुआत करेंगे. और रचिता कल भाग मत जाना, क्योंकि कल वैक्सीनेशन है. सुबह का है कि शाम को है? नहीं, फर्स्ट हाफ में. अच्छा, फर्स्ट हाफ में. तो चलो सेकंड हाफ में मिलना, कोई बात नहीं. हाँ, बिल्कुल सुना सकती है बेटे, बिल्कुल सुनाओ. हाँ, तो मैं एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक बहुत छोटी सी 2 मिनट की एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी. हाँ दीपा, तुम भी आ जाओ. एक गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे जो आंख आते थे. बहुत पहले दोनों ही अंधे थे वो लोग. तो होता क्या था कि जब भी वो जो लेडी खाना बनाया करती थी तो एक कुत्ता आता था और रोटी ले जाता था, क्योंकि वो दोनों ही देख नहीं पाते थे तो उन्हें नहीं मालूम पड़ता था. उन्होंने कहा अब हम क्या करें, ऐसे तो वो रोज हमारा खाना ले जाता है. तो उन्होंने एक ये नियम बनाया कि जब वो खाना बनाती थी लेडी, तो जो जेंट्स होते थे वो बाहर बैठ के डंडे को खट खट करते रहते थे, जिससे कुत्ते को लगता था कि हाँ ये मुझे देख रहे हैं, तो वो अंदर नहीं आता था और रोटी नहीं ले पाता था. तो ये क्योंकि उनके लिए ये प्रॉब्लम थी कि उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, वो कुत्ते को भगा नहीं सकते थे. तो अब उसके बाद उनके एक बच्चा हुआ. तो बेटा उनका यही देखते देखते बड़ा हुआ कि जब मेरी मम्मी खाना बनाती है तो पापा बाहर बैठ के डंडे से खट खट करते रहते हैं. तो उसने कहा ये हमारे घर की परंपरा है कि जब लेडी खाना बनाएगी किचन में तो जेंट्स बाहर बैठ के खट खट डंडे से करेंगे. तो ये उनकी मजबूरी थी, लेकिन और लोगों के लिए ये परंपरा बन गई. तो बिलीफ सिस्टम में ये है कि हमें हर चीज के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, अननेसेसरीली किसी चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए. थैंक यू सो मच. मेरे पास ये बहुत अच्छी स्टोरी, बट नाउ कल सुनाऊंगी. ये बिलीफ सिस्टम पे बहुत सारी चीजें जिसको हमें प्रेम से तोड़ना. जैसे मैं मौसी से भी कहती हूँ तोड़ो, बट शी डजंट डू दैट, बट ठीक है, इट्स फाइन.